ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व। तो पिछले एपिसोड से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड के अंत में स्त्री के घायल तत्व को करीब से जानने की कोशिश की मां के शब्दों के द्वारा। यहां पर मां हमें कहती है कि एक बार हम स्त्री के बारे में सोचें जब स्त्री रजो निवृत्ति से गुजर रही हो। इसका मतलब मेनोपॉजल सीजन। हर एक स्त्री के जीवन में रजो निवृत्ति अवस्था आती है दोस्तों, मेनोपॉज। तो अगर हम स्त्री के मेनोपॉजल सीजन, उस अवस्था के बारे में एक बार गौर करें, तो अगर उस स्त्री ने अपने जवानी में या अपने बालपन में अपने आप को सही तरह से व्यक्त नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया हो, तो जब वो स्त्री रजो निवृत्ति के अवस्था में पहुंचती है, मेनोपॉजल सिचुएशन, मेनोपॉजल सीजन में पहुंचती है, तो अपने आप को एक्सप्रेस न करने के कारण, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक्सप्रेस न करने के कारण उस स्त्री के जिंदगी में मानसिक असंतुलन आ बैठता है, इमोशनल इम्बैलेंस। और ये जो असंतुलन है, वो किन चीजों के बीच में असंतुलन है दोस्तों? ये उस स्त्री के मन और शरीर के बीच का असंतुलन। तो एक बार फिर से इन बातों पर गौर करें दोस्तों कि अगर स्त्री को अपने आप को व्यक्त करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, तो वो स्त्री जब रजो निवृत्ति अवस्था में पहुंचती है, मेनोपॉजल स्टेट, तो उस स्त्री के मन में मानसिक असंतुलन, इमोशनल इम्बैलेंस, उसके मन और उसके दिमाग, उसके शरीर के बीच में एक असंतुलन आ बैठता है। जिन स्त्रियों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है अपनी जिंदगी में, वो स्त्री जब रजो निवृत्ति अवस्था में पहुंचती है, तो उन स्त्रियों में हम देखते हैं कि उन स्त्रियों के मन में, उन स्त्रियों के शरीर में एक हार्मनी, एक समन्वयता रहती है। जो स्त्री इस मानसिक असंतुलन से गुजरते हैं, इस रजो निवृत्ति अवस्था में, मां कहती है कि उन स्त्रियों को योगा या ध्यान के साधनाओं को अपनाना होगा। तो जो एनर्जी, जो शक्ति वो अपने जिंदगी में एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर नहीं निकाल पाती, रजो निवृत्ति अवस्था में वही शक्ति, वही एनर्जी आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण स्त्री में वो इमोशनल इम्बैलेंस आ बैठता है। दोस्तों, हम सबको मालूम है, अगर हमारे अंदर की ऊर्जा, अगर हम सही समय पर उसे बाहर नहीं लेके आते हैं, तो वो गलत समय में विस्फोट हो जाती है। जैसे हम माँ की शक्ति को ही देखते हैं, हमारे धरती माँ की शक्ति को। हमने पहले भी सुना कि धरती माँ के अंदर जो भी गरमाई हो या जो भी अग्नि तत्व हो, वो अगर आवश्यकता से अधिक समय तक माँ के अंदर रहता है, धरती माँ के अंदर, तो वो एक वॉल्केनो, ज्वालामुखी के रूप में फट जाता है।
तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की बात हम कर रहे हैं। धरती माँ और स्त्री के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। तो जिन स्त्रियों को अपने जिंदगी में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अपने आप को व्यक्त करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, उनके मन के, उनके अंदर की जो अग्नि तत्व है, जो ऊर्जा है, वो दब दब कर रहकर जब वो रजो निवृत्ति अवस्था में पहुंचते हैं, वो एक मानसिक असंतुलन के रूप में फट जाती है। तो यहाँ पर माँ ये कहती है कि इस अधिक शक्ति को मानसिक असंतुलन में न बदलने का एक और उपाय ये है कि ऐसी स्त्रियां योग साधना को अपनाएं या ध्यान साधनाओं को अपनाएं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आपने इतने अच्छी तरीके से स्त्री के दैनिक समस्याओं के बारे में, रजो निवृत्ति समस्या के बारे में, रजो निवृत्ति को मैं समस्या तो नहीं कहूंगी, पर रजो निवृत्ति के समय पर जो मानसिक असंतुलन की समस्या कुछ स्त्रियों में होती है, उसके बारे में माँ ने हमें इतने अद्भुत रूप से यहाँ पर बताया है दोस्तों। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम देखते हैं कि मेनोपॉज के आते आते कई स्त्रियां, आजकल तो संख्या अधिक हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन से हमारे अंदर उसकी जो असंतुलन है, वो असंतुलनता हम रजो निवृत्ति के समय पर अधिक रूप से और उसको आवश्यकता से अधिक रूप से हम स्त्रियों में देख रहे हैं। तो आजकल आप सब जानते ही होंगे कि जब डॉक्टर के पास ऐसी स्त्रियां जाती हैं तो उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करोगे तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका समाधान आप कर पाओगे। पर ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में हमारी ये जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन बात कर रहे हैं दोस्तों, वो समूल से जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। जो समस्या सामने है उस समस्या को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी हम समाज में देख रहे हैं। इसलिए काफ़ी स्त्रियां सोच समझकर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि वो जानती है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के भी नुकसानदायक साइड इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि माँ, आपने ये बताया कि ऐसी स्त्रियों को योगा अर्थात ध्यान साधनाओं में अपने आप को अधिक से अधिक समय तक व्यस्त रहना चाहिए, ताकि ये जो अधिक ऊर्जा इस मानसिक असंतुलन का कारण बन रही है वो उनका समाधान कर सके। तो क्या ये होलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो योगा है, ध्यान है, ये सब होलिस्टिक प्रैक्टिसेस है, ये क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बेहतर है? और या जो आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते हैं हार्मोन्स के लिए या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए हमें रेकमेंड करते हैं, क्या उससे भी ये ध्यान साधनाएं, योग साधनाएं इस समय पर क्या ये उत्तम तरीके से काम करती हैं? तो आइए दोस्तों, माँ का जवाब हम सुने। माँ कह रही है, हाँ बेटा, अगर आप योग साधनाओं में या ध्यान साधनाओं में अपने आप को व्यस्त रखोगे इस समय पर, तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हो उसकी कम आवश्यकता पड़ेगी। और अधिक रूप से इस समय पर ईस्ट्रोजन, ये एक हार्मोन है दोस्तों, इसके लिए दवाइयाँ लेते हैं मेनोपॉज के समय पर, रजो निवृत्ति के समय पर। आप सब जानते होंगे कि जब स्त्रियां मेनोपॉजल सिचुएशन में पहुंचती है और हार्मोनल असंतुलन अवस्था से गुजरती हैं, तो कुछ हार्मोन्स कम उत्पत्ति होते हैं शरीर में उस समय पर, तो डॉक्टर्स उनको बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो माँ यहाँ कह रही है कि अगर आप अपने आप को इस समय पर योग साधनाओं में, ध्यान साधनाओं में व्यस्त रखोगे और उस साधनाओं को अपनाओगे, तो ये जो
हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, जिसके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, इस समय पर उसकी आवश्यकता कम होगी। तो माँ ये कह रही है कि दवाइयाँ इसलिए ली जाती है ताकि हमारे अंदर की ये जो असंतुलन है, इम्बैलेंस है, उसको हम बैलेंस कर सके। तो कौन क्या इम्बैलेंस हो रहा है अंदर, कहने के लिए जो हमें दिखता है वो हार्मोन्स है दोस्तों। तो सब जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, बस पर वो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स की ये जो असंतुलनता है वो किस कारण हो रही है, ये हमें इतने अद्भुत रूप से यहाँ पर बताया गया है। माँ कहती है कि अगर हम हमारे आदिमवासी कबीलों की तरफ देखें, जहाँ पर स्त्रियों को कम उम्र से, बहुत बाल्यावस्था से अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है और उसमें कोई किसी तरह की ग्लानि नहीं है, कोई शेम नहीं है, शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदिमवासी कबीलों में जब हम देखते हैं स्त्रियां अपने आप को भरपूर, जितनी आवश्यकता है उतना एक्सप्रेस करती हैं, तो ऐसे कबीलों में से, ऐसे ट्राइब्स में जो स्त्रियां हैं, उन्हें ये जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि रजोनिवृत्ति के समय पर स्त्रियों को क्या दिक्कत होती है, तो बहुत ही कम ट्राइबल औरतें इन असंतुलन अवस्था से गुजरती हैं। माँ कहती है कि जो मॉडर्न वुमेन हैं, जो आधुनिक स्त्रियां हैं, वो इस अवस्था से, इस समस्या से अधिक रूप में गुजर रही हैं। और माँ इन आधुनिक स्त्रियों की तुलना उस कबीलों की स्त्रियों से कर रही हैं जिन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का भरपूर अवसर प्राप्त होता है, जबकि आधुनिक स्त्रियों को ऐसा अवसर कम या नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए आधुनिक स्त्रियां इस हार्मोनल इम्बैलेंस से अधिक परेशान हैं। माँ कहती है कि अगर हम स्त्रियों को शुरू से देखें तो स्त्रियों के पास शुरू में या प्राचीन समय में चयन करने का मार्ग हमेशा उन्हें प्राप्त रहता था या उपलब्ध रहता था। इसका मतलब स्त्रियों के पास चॉइस, उन्हें हमेशा चॉइस दिया जाता था कि उन्हें जो करना है वो करे। स्त्रियों को बहुत ही कम उम्र से ही अपने सहधर्मचारी को चुनने का चॉइस दिया जाता था। हम कब की बात कर रहे हैं दोस्तों? मातृसत्तात्मक समाज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से हमने ये कहानी शुरू की। मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को हमेशा अपने मन की बात सुनने का मौका दिया जाता था। अपना सहधर्मचारी, जिसे हम पार्टनर कहते हैं, कम उम्र से ही उन्हें ये सब चॉइसेस दी जाती थी। पर जैसे जैसे हम पितृसत्तात्मक समाज की तरफ बढ़ने लगे और पुरुष आधिपत्य करने लगे, पावर में आने लगे, ये बात स्त्रियों को जो चॉइस दी जाती थी उसे गलत साबित किया गया। ये कहा गया कि स्त्रियों को चॉइस, इतना कुछ चुनने का अधिकार नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। पितृसत्तात्मक समाज में जैसे जैसे पुरुष आधिपत्य, पावर में आने लगे, स्त्रियों के सारे चॉइसेस को छीन लिए गए। इसके कारण जो पुरुष शक्ति है उसने स्त्रियों को दबा कर रखा। इस दबाव के कारण स्त्रियां अपने आप से ही छुपने लगी, क्योंकि व्यक्त करने का उन्हें अवसर बहुत ही कम प्राप्त होता था। धीरे धीरे ये जो पुरुष शक्ति जो स्त्रियों को दबा रही थी, उनके चॉइसेस को खत्म कर रही थी, ये पुरुष शक्ति धीरे धीरे स्त्रियों के अंदर घुसते हुए उनके हृदय पर भी काबू करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पुरुष शक्ति स्त्रियों के हृदय तक पहुंची, स्त्रियों ने अपने हृदय को भी बंद कर लिया, हृदय के द्वार को बंद कर लिया। इसका मतलब अपने हृदय की भी सुनना बंद कर दिया। जब स्त्रियां अपने दिल की बात सुनना छोड़ देती हैं दोस्तों, हृदय उन्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाता है,
पर समाज के दबाव के कारण स्त्रियां अपने हृदय की बात नहीं सुन पाती, क्योंकि उनका हृदय कुछ और कहता था और समाज कुछ और। इन दोनों के बीच में पिस कर रह जाना स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने अपने दिल की बात सुनना बंद करके समाज के दबाव को स्वीकार किया। पर यह दबाव उनके अंदर की ज्वालामुखी के दबाव को बढ़ाता चला गया। जब स्त्रियां संतान उत्पत्ति उम्र तक पहुंची, ये असंतुलन बढ़ता ही चला गया। कई स्त्रियों के जीवन में ऐसे समय पर यह दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें मानसिक असंतुलन की स्थिति से गुजरना पड़ा। इनसे पागलपन कह सकते हो दोस्तों, या कुछ भी। हम ऐसी कई स्त्रियां हैं जो प्रसव के समय पर या प्रसव गर्भवती होने के समय पर उनमें पागलपन दिखता है, और समाज के काफी भाग समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। तो माँ यही बता रहे हैं कि अगर बचपन से उस स्त्री को व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया या अपने हृदय की बात को सुनने का अवसर नहीं दिया गया, तो ये दबाव बढ़ते हुए जब स्त्रियां गर्भ धारण करने के समय पर आती हैं, तो उन्हें कोई प्रकार का चॉइस उनके सामने नहीं छोड़ा जाता, और कुछ स्त्रियों में यह असंतुलन इतना बढ़ जाता है कि उन्हें हम पागलपन का दर्जा भी दे देते हैं। दोस्तों, स्त्रियों के बारे में हम इतने गहराइयों से जान रहे हैं। समय के साथ साथ स्त्रियों पर जो दबाव हुआ, उसके कारण स्त्री जाति जो भी कुछ सहकर आगे बढ़ रही है, माँ उसका इतना विश्लेषण दे रही है हमें, इतनी गहराइयों से हमें समझा रही हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछते हैं कि ये जो अग्नि तत्व है, अग्नि शक्ति है, जो स्त्रियां अपने अंदर दबा कर रखती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को, अपने अग्नि तत्व को व्यक्त करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं कि ये जो अग्नि तत्व है, अग्नि शक्ति है स्त्रियों में, वो किस किस प्रकार से उसे दबाया गया। क्या स्त्रियां अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में ये दबाव महसूस कर रही हैं? अपने सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी में अपने ये दबाव महसूस कर रही हैं, या अपने सेक्सुअलिटी में ये दबाव महसूस कर रही हैं? तो आनंद कर्णेश जी माँ से ये बताने के अनुग्रह कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अग्नि शक्ति का दबाव स्त्रियों के किस किस रूप में सहना पड़ रहा है स्त्रियों को। तो यहाँ पर माँ कह रही है, हर एक रूप में इस अग्नि शक्ति के दबाव को स्त्री महसूस कर रही है, भले ही वो करियर हो, सृजनात्मकता हो या लैंगिकता हो। हर एक रूप में, हर एक तरफ स्त्री को ये दबाव महसूस करते हुए हम देख सकते हैं। माँ कहती है, ये जो अग्नि तत्व है स्त्री के अंदर, अग्नि शक्ति है, ये अग्नि शक्ति हर एक चक्र में उपस्थित रहती है सहज रूप से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। एक मनुष्य में हर एक चक्र में अग्नि स्थिति, अग्नि शक्ति मौजूद रहती है। जैसे जैसे स्त्रियां अपने आप को इस अग्नि शक्ति के आनंद के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी स्त्रियों को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनका आरोग्य, उनका हेल्थ एकदम बराबर रहता है। ऐसी स्त्रियों को ज्वालामुखी उनके अंदर फटने का भय नहीं रहता, क्योंकि ये जो अग्नि तत्व है जो ज्वालामुखी में बदल सकती है। अग्नि तत्व ज्वालामुखी में कब बदलता है दोस्तों? जब दबाव बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, हमारे पृथ्वी माँ पर जब हम दबाव डालते हैं या दबाव का महसूस करती हैं, तो उनकी अग्नि शक्ति उस दबाव के प्रेशर से
ज्वालामुखी का रूप लेकर भयंकर रूप से कहीं न कहीं फट जाती है। स्त्री का भी यही तत्व है दोस्तों। जब तक स्त्रियों को अपने आप को व्यक्त करने का मौका निरंतर प्राप्त रहता है, उनके अंदर की अग्नि शक्ति उस एक्सप्रेशन के रूप से बाहर आती है और उनका सेहत बना रहता है, चाहे वो मानसिक सेहत हो या फिर शारीरिक सेहत। और ऐसी स्त्रियां जो अपने अग्नि शक्ति के आनंद को एक्सप्रेस कर पाती हैं, उन्हें ये भय नहीं रहता कि उनकी जो अग्नि शक्ति है वो दबकर एक दिन ज्वालामुखी में बदल जाएगी। तो माँ कहती है कि इतना कुछ समझने के बाद अब समय आ गया है कि पुरुषों को अपना दिल एकदम खोल कर रखना है, अपनी बाहों को खोलना है। और किस लिए खोलना है? ताकि वो स्त्रियों के विचारों को, उनके एक्सप्रेशंस को खुले हाथों से, खुले बाहों से रिसीव कर सके, प्राप्त कर सके। इतने दिन स्त्रियां व्यक्त इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई उसे प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया पुरुषों ने। पर माँ कहती है कि अब समय आ गया है कि स्त्रियों के विचारों को, उनके द्वारा व्यक्त किए हुए सोचों को पुरुष हाथ खोलकर मतलब खुले दिल से उसे रिसीव करे। माँ कहती है कि पुरुषों के साथ इस पुरुषाधिक्य समाज में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। क्या विपरीत? यहाँ स्त्रियों को अपने आप को व्यक्त करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। उसके विपरीत पुरुषों को अधिक से अधिक व्यक्त कर रहे हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक व्यक्त पुरुष कर रहे हैं। इसलिए माँ ने यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया है कि जो सृजनात्मकता की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी, इधर स्त्रियों को अपने क्रिएटिव एनर्जी को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत दूसरा एक्सट्रीम ये है कि पुरुषों को आवश्यकता से अधिक वो अपने अंदर के सृजनात्मक शक्ति को बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी असंतुलन ही है दोस्तों। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक करो या कम करो, असंतुलन ही है। जो जितना करना चाहिए वही संतुलन होता है। तो माँ कहती है कि पुरुषों का आवश्यकता से अधिक एक्सप्रेस करना किस प्रकार है? जो स्त्रियां मेनोपॉज के समय या उसके बाद अपने अंदर के दबे हुए अग्नि शक्ति को एक ज्वालामुखी की तरह फट जाती है, पुरुषों का अपने अंदर के सृजनात्मक शक्ति को आवश्यकता से अधिक एक्सप्रेस करना भी उसी के समान है। जैसा हमने पहले कहा था दोस्तों कि अगर स्त्रियों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया गया तो ऋतु निवृत्ति, मेनोपॉसल के समय पर वो असामान्य रूप से वो एनर्जी बाहर आता है, जो ठीक नहीं है। पुरुषों का पुरुषाधिक्य समाज में अपनी सृजनात्मकता को बाहर लाने का तरीका भी वैसा ही है जो हेल्दी नहीं है। तो माँ कहती है कि अब समय आ गया है कि ये क्रम को हमें बदलना होगा। स्त्रियों को अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करना होगा और पुरुषों को एक्सप्रेस नहीं, उस स्त्रियों के एक्सप्रेशन को रिसीव करना होगा अधिक से अधिक। जब ये शुरू होगा, जब ये क्रम शुरू होगा, तभी दैविक स्त्री तत्व और दैविक पुरुषत्व की शक्तियां संतुलन में आएंगी। और जब स्त्री तत्व और पुरुषत्व की शक्तियां संतुलन में होंगी, तभी स्त्री और पुरुष के जिंदगी में दैविक संतुलन हम देख पाएंगे।
तो जो संतुलन को हम नहीं देख पा रहे हैं, हर एक मनुष्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, स्त्री तत्व और पुरुषत्व की शक्तियों का संतुलन रूप देख रहा है, उसके पीछे की जो कथा है हमने इस अध्याय के जरिए मां के शब्दों में सुनी दोस्तों। तो यहां हम ये इस अध्याय को संपूर्ण करते हैं जिसका नाम था घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व। अगले एपिसोड में हम एक नए अध्याय से शुरू करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।